हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ज्योति। तो आज मैं आपको तुर्कों की विदेश नीति के बारे में बताने जा रही हूँ जो कमाल पाशा के अधीन थी। तो कमाल पाशा की विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो 29 अक्टूबर 1923 को तुर्कों में एक गणराज्य की स्थापना की जाती है। तो 29 अक्टूबर 1923 में तुर्की में एक गणराज्य की स्थापना की जाती है और उन दिनों तुर्की अनेक बाहरी समस्याओं से घिरा हुआ था। तो कमाल पाशा द्वारा जब गणराज्य की स्थापना की जाती है तो उन दिनों तुर्की जो था वो अनेक बाहरी समस्याओं से घिरा हुआ होता है और इनका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? तुर्की की विदेश नीति से। और जिस प्रकार कमाल ने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करके आंतरिक दृष्टि से तुर्की को एक समुन्नत, सबल एवं आधुनिक राष्ट्र बनाया था, उसी प्रकार विदेशी नीति के क्षेत्र में भी उसने आधारभूत परिवर्तन करके एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। तो जिस तरह कमाल पाशा ने आंतरिक सुधार करके तुर्की में अनेक आंतरिक सुधार करके तुर्की को एक समुन्नत, सबल एवं आधुनिक राष्ट्र बनाया था, तो उसी प्रकार विदेश नीति के क्षेत्र में भी वो एक आधारभूत परिवर्तन करके और एक नई व्यवस्था को लागू करना चाहता था, जिससे विदेश नीति आगे बढ़े और वो ऐसी विदेश नीति का आधार बनाना चाहता था जो आगे भी चलता रहे। और ऐसा ही हुआ कि आज के भी आधार मतलब वर्तमान काल में भी ये जो विदेश नीति अपनाई गई थी वो तुर्की का आधार बनी हुई है। और विदेशी नीति के क्षेत्र में कमाल ने अपनी बाहरी समस्याओं का समाधान किया और विदेशों में तुर्की की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तो विदेशी नीति के क्षेत्र में कमाल ने सबसे पहले बाकी यूरोपियन देशों से अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए ताकि वो अपनी बाहरी समस्याओं से भी छुटकारा पा सके, उसका समाधान कर सके और विदेशों में भी तुर्की की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तो ये था कमाल पाशा की विदेश नीति का उद्देश्य कि वो सारे यूरोपियन देशों से अच्छे संबंध स्थापित करके और वो अपनी विदेश नीति को और भी आगे बढ़ाना चाहता था और तुर्की की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करना चाहता था। तो ये थे उसके उद्देश्य। अब कमाल को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके बीच में उसे कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो कमाल की कठिनाइयाँ क्या होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो कठिनाई होती है कि इराक के साथ सीमा संबंधी समस्या अथवा मोसुल की समस्या। तो इराक के साथ सीमा संबंध समस्या तुर्की को थी, जिसे मोसुल की समस्या भी कहा जाता है। मोसुल की समस्या ज़रूर लिखिएगा। और सीरिया के साथ सीमा संबंधी समस्या और अलग सीरिया के साथ उसकी सीमा संबंधी समस्या चल रही थी। और तीसरी अलेक्जेंड्रिया की समस्या। तो अलेक्जेंड्रिया से भी उस तुर्की के मतभेद चल रहे थे, उसकी भी समस्या थी। फिर चौथा था स्ट्रेट की समस्या। स्ट्रेट की समस्या भी कमाल की कठिनाइयाँ बनी हुई थी, जिसके वजह से विदेश नीति उसकी सफल नहीं हो पा रही थी। अब इन समस्याओं को सुलझाने के लिए तुर्की ने मित्रता और शांति का पालन किया। तो जब इतनी सारी समस्याओं को सुलझाना था तो कमाल पाशा ने ये सोचा कि क्यों ना मैं बाकी सारे देशों से मित्रता और शांति का पालन करूं और सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाऊं। और तुर्की ने क्या किया कि मित्रता और शांति का पालन किया इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और दूसरा था रूस के साथ नई संधि के पालन द्वारा कमाल ने अपने संबंधों को और भी मजबूत बना लिया। तो कमाल पाशा जो होता है वो रूस के साथ भी एक नई संधि का पालन करते हुए कमाल ने अपने संबंधों को और भी मजबूत बना लिया। तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसने क्या क्या किया वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि इन समस्याओं के समाधान से ही उसकी विदेश नीति सफल हो सकती थी। तो सबसे पहले जो उसकी कठिनाई थी, जैसा कि हमने देखा कि इराक के साथ जो उसकी सीमा संबंधी समस्याएं थी, जिसे मोसुल की समस्या भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं कि इराक के साथ उसने क्या संधि की। सर्वप्रथम इराक के साथ मोसुल की समस्या
मोसुल की समस्या और इराक के साथ जो इराक की जो समस्या है, सीमा संबंधी समस्या, वो सेम ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और मोसुल की समस्या को सुलझाने की कोशिश की गई, तो इस समस्या को ही सुलझाने के लिए इराक के साथ संधि की गई थी। और वस्तुतः मोसुल की समस्या को राष्ट्र संघ के ऊपर छोड़ दिया गया। तो इस समस्या को राष्ट्र संघ के ऊपर छोड़ दिया जाता है, किंतु समस्या को सुलझाने के लिए तुर्की ने रूस और ब्रिटेन के साथ संधियाँ की। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए तुर्की ने क्या किया कि उसने रूस और ब्रिटेन से संधियाँ की और अंततः इस समस्या का समाधान हो गया। मोसुल पर स्थायी अधिकार के संदर्भ में 5 जून 1926 ईस्वी को तुर्की ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया। तो 5 जून 1926 ईस्वी को तुर्की जो होता है वो मोसुल की समस्या की संधि को सुलझाने के लिए उसने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया। कब किया? 5 जून 1926 को। और इस समझौते के अनुसार तुर्की ने मोसुल पर अपने सारे दावे को हटा लिया। तो इस समझौते के बाद क्या होता है कि तुर्की जो होता है वो मोसुल पर से अपने सारे जितने भी दावे थे उसे हटा लेता है जब वो ब्रिटेन से संधि करता है, और इसके बदले में उसे मोसुल के तेल उत्पादन का 10% हिस्सा देना स्वीकार किया गया। तो ये इस संधि में ये होता है कि तुर्की को बोला जाता है कि आप वहाँ से इराक से अपने सारे दावे को हटा लें, और इसके बदले ब्रिटेन ने कहा कि मैं आप लोगों को 10% तेल का जो तेल उत्पादन होता है उसका 10% जो हिस्सा होता है वो मैं तुर्की को दे दूंगा। तो इस तरह दोनों में संधि हो जाती है, और तुर्कों ने मांग की थी कि असीरियन थे उनको पुनः मोसुल में आने की अनुमति ना दी जाए। तो उसका एक दूसरी मांग भी रहती है तुर्की की, एक तो 10% तेल उत्पादन में उसका हिस्सा, और दूसरा रहता है कि असीरियन जो रहते हैं वो पुनः मोसुल में आने की अनुमति उन्हें ना दी जाए। तो ये 2 मांगे रखी जाती है तुर्की द्वारा, और इसी मांग के आधार पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मोसुल से अपने दावे को हटा दिया, और ये ब्रिटेन ने तुर्की के इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह स्वीकार भी कर लिया जाता है, और अब ब्रिटेन तथा तुर्की के बीच सद्भावना का संबंध कायम हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है इस संधि के द्वारा कि अब ब्रिटेन तथा तुर्की के बीच में सद्भावना आ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ सद्भावना की संबंध कायम कर लेते हैं, और मोसुल की समस्या का भी समाधान हो जाता है। और कमाल की वैदेशिक नीति की पहली महत्वपूर्ण सफलता इसे मानी जाती है, क्योंकि पहली समस्या यही थी कि इराक के सीमा संबंधी समस्या वो कैसे सुलझाए। तो इस संधि के द्वारा वो मोसुल की समस्या मतलब इराक सीमा संबंधी समस्या भी सुलझा लेता है। और इस समस्या के कारण तुर्की यूरोप की 2 महान शक्तियाँ सोवियत रूस तथा ब्रिटेन का मित्र हो जाता है। तो इस संधि के द्वारा उसे काफ़ी एडवांटेज मिलता है। सबसे पहला तो वो ब्रिटेन रूस के साथ मित्र बन जाता है, वो उसके लिए अच्छा होता है तुर्की के लिए, और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तुर्की की प्रतिष्ठा भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये थी इराक के साथ संधि, मतलब मोसुल की समस्या का समाधान इस संधि के द्वारा कर लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाल्कन राज्यों के साथ संबंध। अब दूसरी उसकी समस्या रहती है बाल्कन राज्यों के साथ संबंध। तो तुर्की बाल्कन राज्यों के साथ मित्रता की कामना रखता था और उनके साथ संधि करना चाहता था। तो यहाँ पर तुर्की जो होता है वो बाल्कन राज्यों से भी मित्रता की संबंध स्थापना करना चाहता था और उसके साथ संधि भी करना चाहता था। ब्रिटेन के साथ जब मित्रता हो जाती है उसकी मोसुल की समस्या के समाधान के बाद, तो तुर्की के लिए यूनान के साथ मित्रता करना सहज हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह वो ब्रिटेन के साथ संधि करता है तुर्की, तो उसके बाद उसके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं यूरोपियन देशों से मित्रता करने के लिए। तो उसी तरह यूनान के साथ मित्रता करना उसका सहज हो जाता है और 30 अक्टूबर 1930 को यूनान और तुर्की में एक संधि हो जाती है और इस संधि द्वारा दोनों देशों की संपत्ति, आबादी तथा यातायात की समस्याओं को सुलझाया जाता है।
तो यहाँ पर बाल्कन राज्यों के संबंध में क्या होता है कि यूनान के साथ तुर्की की संधि होती है। कब होती है? 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी को। और इस संधि द्वारा क्या होता है, दोनों देशों की संपत्ति, आबादी तथा यातायात की समस्या को भी सुलझाया जाता है। और इसी बीच 18 जुलाई 1932 को तुर्की को राष्ट्र संघ की सदस्यता भी मिल जाती है। तो जिस तरह वो आगे बढ़ता जा रहा था, तो आगे बढ़ते हुए जिस तरह उसने यूरोपियन देशों से अपने संबंध स्थापित करना शुरू किया, उसके बाद उसे काफ़ी सारे एडवांटेज मिले। और इसी बीच 18 जुलाई को क्या होता है, 18 जुलाई 1932 को क्या होता है कि तुर्की को राष्ट्र संघ की भी सदस्यता मिल जाती है। और ये उसकी सबसे बड़ी सफलता थी और इससे तुर्की की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। और यूनान की मित्रता ने तुर्की के लिए भविष्य में अन्य बाल्कन देशों के साथ मित्रता स्थापित करने का मार्ग खोल दिया। तो इस तरह जब यूनान के साथ तुर्की की मित्रता हो जाती है, तो भविष्य में क्या होता है कि अन्य बाल्कन देशों के साथ मित्रता स्थापित करने का मार्ग खुल जाता है। और 9 फरवरी 1934 को तुर्की ने बाल्कन गुट में भी प्रवेश कर लिया। तो देखिए कितनी सफलता के साथ तुर्की अपनी विदेश नीति में सफलता प्राप्त करते जा रहा था कि सबसे पहले तो उसने यूनान तुर्की के साथ संधि की, फिर दूसरी उसको सदस्यता भी मिल जाती है राष्ट्र संघ में, और तीसरी 9 फरवरी 1934 को तुर्की ने बाल्कन गुट में भी प्रवेश कर लिया। ये सारे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसे याद रखिएगा। और इसमें यूनान, युगोस्लाविया, रोमानिया और अब तुर्की शामिल थे। तो बाल्कन गुट में भी वो शामिल हो जाता है कब? 1934 में। ठीक है। और इन देशों ने निर्णय लिया कि वे अपनी शांति, स्वतंत्रता और अखंडता को स्थापित रखने का भी प्रयास करेंगे। और इस प्रकार एक बाल्कन संघ का निर्माण किया गया। तो इस तरह एक बाल्कन संघ का भी निर्माण किया जाता है। और तुर्की के इच्छानुसार 20 जुलाई 1936 को मॉन्ट्रॉक्स की भी संधि हो जाती है। तो देखिए, एक ही बाल्कन राज्यों के साथ जब तुर्की के संबंध स्थापित होते हैं, तो उसके बाद उसकी सफलता और भी बढ़ती जाती है। किस तरह वो बाल्कन गुट में भी शामिल हो जाता है। और अब 1936 में क्या होता है कि मॉन्ट्रॉक्स की भी संधि हो जाती है। और इस संधि के द्वारा क्या होता है, स्ट्रेट्स की भी एक समस्या थी तुर्की के पास, उसका भी प्रश्न सुलझ जाता है। और अब स्ट्रेट्स क्षेत्र में तुर्की के सैनिक प्रभाव का भी विस्तार संभव हो जाता है। तो अब स्ट्रेट्स में क्या होता है, जब स्ट्रेट्स की समस्या का समाधान होता है किस संधि द्वारा? 1936 की मॉन्ट्रॉक्स की संधि द्वारा। कब हुई थी मॉन्ट्रॉक्स की संधि? 1936 में हुई थी। और इसके द्वारा कौन सी समस्या का हल होता है? स्ट्रेट्स के प्रश्न का सुलझ जाना। और अब स्ट्रेट्स क्षेत्र में क्या होता है कि तुर्की के सैनिक प्रभाव का भी विस्तार संभव हो जाता है। तो इस तरह ये दूसरा पॉइंट था जहाँ पर तुर्की अपनी विदेश नीति में सफल होता है। तीसरी समस्या क्या होती है कि अलेक्जेंड्रिया की समस्या का समाधान। तो अब इसमें अलेक्जेंड्रिया की भी जो समस्या होती है उसका भी समाधान किया जाता है। और अलेक्जेंड्रिया की समस्या अपेक्षाकृत काफ़ी गंभीर होती है और इसका संबंध तुर्की, फारस तथा सीरिया के साथ था। तो इसका संबंध किसके साथ रहता है? तुर्की, फारस और सीरिया के साथ। यहाँ तुर्की की जो जाति होती है वो 40% लोग रहते थे। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर 40% जो लोग रहते थे वो तुर्क जाति के थे। और 1921 में फ्रांस तथा तुर्की के बीच फ्रैंकलिन बोलोन समझौता हुआ था। और 1921 में क्या हुआ था कि फ्रांस और तुर्की के बीच फ्रैंकलिन बोलोन समझौता हुआ था। और परंतु इस समझौते के बावजूद सीरिया के हस्तक्षेप के चलते समस्या फिर से गंभीर हो गई। 1921 में फ्रांस और तुर्की के बीच एक संधि होती है, फ्रैंकलिन बोलोन नाम की एक संधि होती है। लेकिन उसके बाद भी समस्या सुलझती नहीं है। क्योंकि जो सीरिया जो होता है वो इस समस्या को और भी हस्तक्षेप करके वहाँ पर और भी समस्या को गंभीर कर देता है। और 1936 में जब सीरिया को स्वतंत्रता मिलती है तब अलेक्जेंड्रिया को भी स्वतंत्र
कर दिया जाता है। तो जिस तरह 1936 में जब सीरिया को स्वतंत्रता मिलती है तो उसके बाद अलेक्जेंड्रिया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसकी समस्या क्या थी, उसका समाधान कैसे हुआ, तो अलेक्जेंड्रिया को भी उसी तरह स्वतंत्र कर दिया जाता है और यह निर्णय तुर्की की इच्छा के विरुद्ध होता है। तो इस तरह अलेक्जेंड्रिया को जब स्वतंत्र कर दिया जाता है तो ये तुर्की जो चाहता, ये नहीं चाहता था कि अलेक्जेंड्रिया स्वतंत्र हो और ये निर्णय तुर्की के विरुद्ध कर दिया जाता है। अतः तुर्की ने इस समस्या को राष्ट्र संघ के सामने रखा। तो इस समस्या को तुर्की जो होता है वो राष्ट्र संघ के पास लेकर जाता है और इस घटना को लेकर फ्रांस, तुर्कों तथा सीरिया के बीच मनमुटाव भी हो जाता है और अंत में 3 जुलाई 1938 को फ्रांस तथा तुर्की के बीच एक समझौता हो जाता है। तो अंततः क्या होता है कि 3 जुलाई 1938 को फ्रांस और तुर्की के बीच एक समझौता होता है और यह तय किया गया कि अलेक्जेंड्रिया के संजाक का अंतिम निर्णय जनमत के द्वारा किया जाएगा। तो जब 3 जुलाई 1938 को फ्रांस और तुर्की के बीच एक समझौता किया जाता है तो इसमें ये तय किया जाता है कि अलेक्जेंड्रिया के संजाक का अंतिम निर्णय जनमत के ही आधार पर होगा। जनमत मतलब जनता के आधार पर होगा। और इसी वर्ष एक आम चुनाव हुआ और इसी वर्ष क्या होता है कि जनमत के द्वारा जो फैसला लिया जाने वाला था संजाक का, तो इसी वर्ष एक आम चुनाव होता है और इसमें तुर्क प्रत्याशी जो होते हैं वो बहुमत प्राप्त करते हैं, मतलब तुर्क लोग जो रहते हैं वो लोग जीत जाते हैं। और 2 सितंबर 1939 को यहाँ ईंटे की सरकार की भी स्थापना होती है। तो ये देखिए 2 सितंबर 1939 को क्या होता है, ईंटे की सरकार की स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि तुर्की जीत जाता है बहुमत से। जनता का बहुमत किसके तरफ होता है? तुर्की के तरफ। और इस नई सरकार ने तुर्की के राष्ट्रीय झंडे को भी स्वीकार कर लिया और संजाक की उपलब्धि तुर्की की विदेश नीति की एक महान सफलता मानी जाती है। तो ये भी तुर्की की विदेश नीति का एक हिस्सा होता है और किस तरह तुर्की को सफलता पे सफलता मिलती जा रही थी, क्योंकि वो यूरोपियन देशों से अपने संबंध अच्छे स्थापित करता जा रहा था। रूस से भी, ब्रिटेन से भी, सब लोगों से वो अच्छे संबंध स्थापित करता जा रहा था। चौथा जो पॉइंट है, यूरोपीय देशों के साथ संबंध। तो अपनी सीमा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के बाद तुर्की ने यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने तथा मित्रता एवं सहयोग की नीति का पालन करने का प्रयास किया। तो अब यूरोपीय देशों के साथ तुर्की जो होता है वो एक संबंध स्थापित करता है ताकि वो क्योंकि वो अपने सारी समस्याओं का समाधान कर चुका था, तो अब उसका एक चाल थी कि वो यूरोपीय देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लें और मित्रता सुधारे, उसको सहयोग की नीति का पालन करें ताकि वो आगे और सहयोग के साथ बढ़ता जाए। अब मैं 5वां पॉइंट बताऊंगी कि फ्रांस तथा तुर्की के बीच क्या संबंध हुए। तो 23 जुलाई 1938 को फ्रांस और तुर्की के बीच एक समझौता होता है और इसे क्या कहते हैं? फ्रैंको टर्किश पैक्ट इसका नाम रहता है, ठीक है, जो 1938 में किया गया था। इस नाम से ये फ्रैंको टर्किश पैक्ट के नाम से ये प्रसिद्ध था। और इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने यह वादा किया कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस पैक्ट के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है कि दोनों देश मतलब फ्रांस और तुर्की एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। और फ्रांस ने तुर्की को अस्त्र शस्त्र देने का भी आश्वासन दिया। तो इस तरह फ्रांस जो होता है वो तुर्की को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र देने का भी आश्वासन देता है और वस्तुतः इस समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे के महान सहयोगी बन जाते हैं। अब हम छठा देखेंगे कि ब्रिटेन तथा तुर्की। अब ब्रिटेन और तुर्कों के बीच में क्या संबंध रहे, क्या हुआ, वो हम देखेंगे। तो इटली में मुसोलिनी के उत्थान के साथ ब्रिटेन तथा तुर्की एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आने लगे थे। तो जब इटली में
क्या होता है कि मुसोलिनी जो होता है उसका उत्थान होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन तथा तुर्की जो होता है वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हैं, और फ्रांस के साथ समझौता हो जाने के बाद ब्रिटेन भी तुर्की के साथ समझौता करने के लिए आतुर होता। जैसे हमने देखा कि फ्रांस के साथ जो तुर्की की संधि होती है, तो उसके बाद ब्रिटेन भी अब चाह रहा था कि मैं तुर्की के साथ समझौता कर लूँ, और उसके लिए आतुर था। और दोनों देशों के राजनेताओं ने एक दूसरे देश की सद्भावना की यात्रा की। मतलब दोनों देशों के राजनेता जो थे वो एक दूसरे के देशों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, और अंत में 27 मई 1939 को ब्रिटेन की तुर्की के बीच में एक समझौता हो गया। और ठीक उसके एक साल बाद दोनों ने पारस्परिक गारंटी की घोषणा की। तो उन्होंने क्या किया, साथ में गारंटी की एक घोषणा करते हैं, और इस घोषणा के साथ दोनों देश बाहरी आक्रमण की आशंका से निर्भय और सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस तरह ब्रिटेन जो होता है, तुर्की जो होता है, वो ब्रिटेन के साथ भी संधि कर लेता है, और इस संधि के अनुसार क्या होता है, एक गारंटी की घोषणा की जाती है, जिसके तहत ये बोला जाता है कि दोनों देशों को अब बाहरी आक्रमणों से कोई आशंका, भय नहीं था, क्योंकि अब दोनों देश एक दूसरे की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इस तरह कमाल पाशा की विदेश नीति और तुर्की की विदेश नीति यहीं पे समाप्त होती है। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं, और किसी भी टॉपिक को लिखने के बाद उसका निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसके देख लेते हैं। तुर्की की वैदेशिक नीति को कमाल ने अपने आदर्शों के अनुरूप निरूपित किया था। वो अपने आदर्शों, जो कमाल पाशा था, वो अपने आदर्शों के अनुरूप उसे निरूपित करता है, और उसने शांति, मित्रता एवं सह अस्तित्व के आदर्शों को पालन करते हुए इस विदेश नीति का संचालन किया और इसे महत्व दिया। और यद्यपि कमाल को अनेक कठिनाइयाँ, जैसे कमाल को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो हमने देखा कि किस तरह उसने अपने दिमाग से आगे चलकर उसने बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया। किस तरह उसने मित्रता संबंध कायम किए बाकी यूरोपियन देशों से, और किस तरह उसने सबसे पहले एक यूरोपियन देश से मित्रता की, फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते उसने सारे यूरोपियन देशों से अपने संबंध स्थापित कर लिए, जो कमाल पाशा की विदेश नीति के लिए सफलता के द्वार खुल गए। इसी वजह से सफलता के द्वार जो थे वो कमाल पाशा के लिए खुल जाते हैं, और उसकी विदेश नीति जो होती है वो सफल हो जाती है। इससे तुर्की को बहुत लाभ होता है, और उसने सीमा संबंधी तमाम समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। तो वो अपनी विदेश नीति की सफलता की ओर तो बढ़ ही रही थी उसकी विदेश नीति, लेकिन जितनी उसकी कठिनाइयाँ थी, जितनी उसकी समस्याएं थी, उसका भी समाधान इस विदेश नीति द्वारा हो रहा था। और पड़ोसी देशों के साथ मित्रता का संबंध भी उसने स्थापित किया, और उसे यूरोप के महान देशों का भी समर्थन मिल जाता है। और सफल वैदेशिक नीति के चलते इस काल में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तुर्की की प्रतिष्ठा और गौरव में अपार वृद्धि होती है। तो इस विदेश नीति के वजह से, कमाल पाशा की वैदेशिक नीति के वजह से तुर्की का क्या होता है कि तुर्की की प्रतिष्ठा बढ़ती है और गौरव में अपार वृद्धि हो जाती है, और यूरोपियन देशों के से भी उसकी मित्रता हो जाती है जिस तरह, और वो सारे यूरोपियन देश भी तुर्की को सपोर्ट करने लगते हैं। तो इस तरह तुर्की की वैदेशिक नीति कमाल पाशा के अधीन जो थी वो यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।